चलो भाई देखो, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। देखो, कानून बनाते समय ना इनको लगा कि अरे यार, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऐसी चीजें इंक्लूड की जा सकती हैं जिससे क्या होगा ना कि लोगों का भला हो सकता है। जैसे मान लो कि अब भाई कॉन्ट्रैक्ट तो आपको निभाना ही, उसमें तो कोई बात ही नहीं। पर अगर मान लो कि आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, अगर मान लो आपको कोई चीज पड़ी हुई मिल गई या किसी और व्यक्ति की चीज आपको मिल गई, अब ये वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है नहीं, बट कानून ने बोला कि भाई, अगर आपको ऐसे किसी दूसरे व्यक्ति का पैसा या चीजें मिल गई तो यू हैव टू रिटर्न इट। और वो बोल रहा है कि नहीं किया तो बोल रहे हैं या तो इस मैटर के लिए सेपरेट कानून बनाओ या कहीं और पे इंक्लूड करो। तो इसको एनफोर्स करने के लिए कानून ने क्या किया, कानून ने बोला कि भैया देखो, अगर तुम नहीं करोगे ना तो तुम्हारे ऊपर एकदम वैसे कार्रवाई करेंगे जैसे तुमने कॉन्ट्रैक्ट करके तोड़ा है। मतलब अगर तुमको कोई किसी दूसरे व्यक्ति का पैसा मिल गया धोखे वोखे से, ठीक है ना, तुम्हारे ऊपर अब उसको वापस करने की ऑब्लिगेशन इस तरीके से है जैसे कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो यहाँ बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट हो नहीं रहा है। यहाँ पर सिर्फ इस बात की प्लानिंग की जा रही है, इस बात का इंतजाम किया जा रहा है कि कोई व्यक्ति बेचारा नुकसान में ना चले जाए। आ रहा है समझ? तो इसलिए 5 तरीके की चीजें इसमें कवर की। एक तो वही है, फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड्स। एक कि धोखे से किसी और को डिलीवर होना था, आपको डिलीवर हो जाए। समझ में आ रहा है? तीसरा कि आप ही ने एक्नॉलेज कर दिया किसी को कि हम पे कर देंगे, तो फिर बाद में आप मना नहीं कर सकते। इसको मतलब वो एस्टॉपल वाला भी बोलते हैं, है ना। और मान लो कि कोई व्यक्ति आपके लिए कुछ कर रहा है, भले के लिए नहीं कर रहा है, मतलब आपको उसने आपको जरूरत पे 1,000 रुपए दिए, फ्री में नहीं, जरूरत, तो आपके ऊपर ऑटोमेटिक ऑब्लिगेशन है कि आप वापस करो भले ही कॉन्ट्रैक्ट ना हो। आ रहा है ये समझ में? तो इसी तरीके की चीजें जो है वो इसमें कवर है ना। तो देखो, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली क्या होता है। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं, कोई ऑफर नहीं, एक्सेप्टेंस नहीं, कंसेंसस, कंसिडरेशन, है ना, नहीं। इंस्टेड ये जो हैं ये ऐसे अराइज होते हैं जब कानून ऑब्लिगेशन इम्पोज करता है ऑन वन पार्टी एंड ग्रांट्स करस्पॉन्डिंग राइट्स टू द अदर टू प्रिवेंट अनजस्ट एनरिचमेंट। आ रहा है ये समझ में? इसका जो रूल है वो क्या है, नो वन शुड ग्रो रिच एट अनदर्स एक्सपेंस। मतलब कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के एक्सपेंस पे अमीर नहीं बनना चाहिए। ये बताओ, जितना हाईलाइट किया है इसमें कोई समस्या है तो बताओ। ये लाइन याद, ये वर्ड याद रख लेना, ये फ्रेज लैटिन वर्ड के फ्रेज हैं। इसका मीनिंग ही है कि कोई जबरदस्ती अमीर ना बने किसी दूसरे के खर्चे पे। अनजस्ट एनरिचमेंट, अनजस्ट मतलब एक तरीके से अनफेयर। अरे समझ, एक एक चीजें गुम गई दूसरे को मिल गई तो वो जबरदस्ती अमीर हो जाए, ये नहीं होना चाहिए। दिस इज अनजस्ट, दिस इज अनफेयर। और एनरिचमेंट मतलब वही कि तुमको पैसे मिल गए, लैटिन भाषा का है ये। आ रहा है समझ? मैक्सिम मतलब पता है, मैक्सिम मतलब होता है रूल टाइप का। ठीक है। अब देखो एग्जांपल्स। टी जो है एक दुकानदार है, उसने धोखे से सी के पास गुड्स छोड़ दिए, सी ने रख लिए। आ रहा है समझ? अब अगर सी के पास गुड्स धोखे से आए थे तो उसको रखने नहीं चाहिए थे, वापस करने चाहिए थे। और नहीं तो अब क्या करो, पैसा दो। क्लियर है? बाय कॉजी कॉन्ट्रैक्ट सी मस्ट पे, ए पेज टू बी बाय मिस्टेक, है ना। ए ने बी को धोखे में पैसे दे दिए, देने नहीं थे, धोखे में दे दिए। ठीक है, तो बी मस्ट रिफंड। एक फ्रूट पार्सल जो कि अ, धोखे से आर को डिलीवर हो गया, खा भी लिया उसने,
तो अब उसको पेमेंट भी करनी पड़ेगी। बोल बेटा, है क्लियर? है ना? सेलिएंट फीचर्स, मेन फीचर्स वगैरह क्या है? A quasi contract right is always a right to money or its value। मतलब यहाँ पर हमेशा मतलब मनी या मनी इज वर्थ इन्वॉल्व होता है। आ रहा है समझ? क्योंकि उसी की बात चल रही है अनजस्ट एनरिचमेंट में। ठीक है ना? अच्छा, ये लॉ से इम्पोज्ड है, ये कोई म्यूचुअल कंसेंट से नहीं बना है। इट इज नॉट लाइक कि आपने किसी के साथ अग्रीमेंट किया हुआ है और उस बेसिस पे आप कर रहे हो। ठीक है? ये कैसे चल रहा है? ठीक है, ड्यूटी इम्पोज है ये एक तरीके से। अच्छा, ये जो है ना, it is enforceable against a particular person, so it resembles a contractual right। हाँ, आप इसमें किसी एक व्यक्ति के खिलाफ एक्शन ले सकते हो, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट जैसा लगता है। क्लियर है? रीड करो, पूरा रीड, जितनी बार भी हो जाए ना, मल्टीपल टाइम्स भले ही रीड करना हो तो कर लेना। मतलब लॉ में ना ये ध्यान रखना। कंसेंसस का मतलब ये होता है म्यूचुअल कंसेंट। समझ में आ रहा है? जब कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता है आमतौर पर, तो वैसे बनता है कि हाँ यार मैं ये करना चाहता हूँ, हाँ हाँ यार चलो ओके ठीक है करते हैं। ये क्या है? दिस इज कंसेंट, दोनों की कंसेंट। तो दोनों की कंसेंट होती है, उसको बोलते हैं कंसेंसस। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कोई सीन नहीं रहता। अरे समझ? क्योंकि भाई ये तो क्या है कि एक व्यक्ति के पास कुछ चीजें आ गई हैं जो कि अब उसको दूसरे को वापस करनी पड़ेंगी। बोलो, क्लियर है? हम्म। हो गया। अब देखो, बेसिकली क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 5 सिचुएशन से बनता है। सेक्शन 68 से 72 तक वो लिस्टेड है पांचों। पहला वाला जाना पहचाना सा है, आपको अगर याद हो माइनर में हमने पढ़ा था। आपने अगर किसी इनकेपेबल पर्सन को नेसेसरी सप्लाई करी, तो आप उसकी प्रॉपर्टी से वसूल सकते हैं। तो मतलब बेसिकली जब मैं किसी छोटे बच्चे को क्या कर रहा हूँ, सपोर्ट कर रहा हूँ, तो मैंने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया हुआ है, बस मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ अपनी ही इच्छा से। लेकिन फिर भी अगर मैं उसको बिल्कुल बेसिक एसेंशियल्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, खाना रहना एजुकेशन मेडिकल टाइप, तो अगर उसके पास प्रॉपर्टी है तो उसमें से जरूर रिकवरी की जा सकती है। बोलो, है ये क्लियर? देखो, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट पूरा कब होगा? जब वो पैसे देगा। बाकी क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट तो है ही ना। मतलब माइनर वगैरह पे कभी भी पर्सनल लाइबिलिटी नहीं आती। ये है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, ये पूरा होगा कि नहीं होगा ये अलग मैटर। ठीक है? तो जो पर्सन अन इनकेपेबल है, माइनर लुनाटिक और समवन, दे लीगली बाउंड टू सपोर्ट। मतलब जो माइनर है, और मान लो माइनर पे कोई डिपेंडेंट है कि 15 साल का लड़का है और उसका 5 साल का छोटा भाई भी है,
ठीक है। अगर हमने उसको नेसेसरी सप्लाई की उसकी लिविंग कंडीशंस के हिसाब से कि भाई उसको बेसिक खाना रहना, फूड, एजुकेशन, मेडिसिन वगैरह अप्लाई कर दी, सप्लाई कर दी, तो सप्लायर को अपना पैसा वापस मिल सकता है उस इनकेपेबल पर्सन की प्रॉपर्टी से, अगर उसके पास है तो। ठीक है बेटा। जैसे माइनर को कपड़े दिए, खाना दिया, सप्लायर कैन क्लेम पेमेंट फ्रॉम द माइनर्स प्रॉपर्टी। ठीक है। तो मेन बात ये कि नेसेसरी जो है, अच्छा इसमें एक चीज और है कि नेसेसरी लग्जरी नहीं होनी चाहिए। नेसेसरी का मतलब क्या, कि हम वही चीज सप्लाई कर रहे हैं जो उसकी जरूरत है। अगर तुमने लग्जरी सप्लाई की, तुम कैन, यू कैन नॉट क्लेम फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ दैट पर्सन। जो चीजें उसके पास है, उसके पास है खाना रहना अच्छा खासा, तुम फिर भी उसको खाना दे रहे हो, तो फिर तुम रिम्बर्स नहीं कर सकते उससे। बोलो, आ रहा है क्या समझ में? फिर पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन, ध्यान से समझना। ये ना केस तुमको एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा। ठीक है। और इसका एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो यही एग्जाम्पल ही आ जाता है। क्लियर है? ठीक है। बहुत सिंपल सा, मैं तुमको ऐसे बताता हूँ। जैसे देखो, मान लो कि मैं यहाँ रेंट से हूँ, है ना। अब मैंने 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है। ठीक। अब मैंने 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया, अब क्या हो रहा है कि अगर 1 साल में क्या नहीं हुआ, अगर 1 साल में हम्म, यहाँ का टैक्स है कुछ, समझ में आ रहा है? तो अब यहाँ का टैक्स है, जो ओनर है वो पे नहीं कर रहे। समझ में आ रहा है? गवर्नमेंट आकर के उसको अटैच कर लेगी, गवर्नमेंट अटैच कर लेगी तो फिर तो मुझे दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यार मेरा काम चल रहा है। समझ में आ रही है बात? तो मैंने टैक्स पे कर दिया। अब क्या मैं इस पेमेंट को रेंट से डिडक्ट कर सकता हूँ? तो इसका जवाब है हाँ। ये समझ में आया कि पूरा, है ना, मैंने जगह किराए से ले रखी है, कुछ टैक्स था जो कि एक्चुअली में प्रॉपर्टी ओनर का था, उसको पे करना था, उसने नहीं किया। समझ में आ रही है बात? उसके कारण प्रॉपर्टी अटैच हो जाएगी, तो मैंने पे कर दिया उसके बिहाफ में। तो मैं इंटरेस्टेड पर्सन हूं क्योंकि मैं इसमें किराए से हूं। अरे समझ, इसको रीड करो, यही वाला दिया हुआ है। बी होल्ड्स लैंड अंडर ए, जमींदार जो है, ए का टैक्स बकाया है और सरकार उसको बेचने के फिराक में। तो बी ने अगर ए का टैक्स पे कर दिया तो बी रिकवर कर सकता है, मतलब। बोलो, पढ़ो ये दोनों, कोई इशू है तो बताओ, ये तीसरा करते हैं। डन। तो अ पर्सन हु पेज मनी ऑन बिहाफ ऑफ अनदर, एक बंदा जिसने दूसरे के बिहाफ में पेमेंट की, है ना, दूसरे को कंपल्सरली पेमेंट करनी थी, लेकिन वो इंटरेस्टेड पर्सन था, वो रिकवर कर सकता है अमाउंट उस पर्सन से जिसके बिहाफ में उसने पेमेंट की। बोलो, है क्लियर? है ना। तीसरा वाला बड़ा सिंपल है।
मान लो मैं किसी भी व्यक्ति के लिए कुछ कर रहा हूँ, किसी को कुछ पैसे दे रहा हूँ, गुड्स दे रहा हूँ, वट, और वो मैं भले के लिए नहीं कर रहा हूँ। मतलब ये नहीं कि मैं ग्रेटुटस एक्ट कर रहा हूँ, ग्रेटुटस नहीं कर रहा हूँ। मैं किसी को 100 रुपए दे रहा हूँ कि मुझे इसके बदले में रिटर्न मिलेगा कुछ। भले ही वो सिचुएशन ऐसी हो जैसे कि जरूरत में मदद कर रहा हूँ, पर मैं वो मदद वैसी वाली नहीं कर रहा हूँ कि नहीं, मतलब मैंने पैसे दिए और छोड़ दिए। मतलब मैं कैसी वाली कर रहा हूँ, नॉन ग्रेटुटस। नॉन ग्रेटुटस का मतलब क्या है कि आई विल बी रिकवरिंग, है ना। मतलब मैं उसको 100 रुपए दे रहा हूँ तो कि भैया मुझे रिटर्न चाहिए इसका कुछ। तो नॉन ग्रेटुटस एक्ट अगर मैंने किसी के लिए किया और सामने वाले ने उसका बेनिफिट उठाया, तो अब सामने वाले की ऑब्लिगेशन है कि वो क्या करेगा। आ रहा है ये समझ में? इफ समवन लॉफुली डज समथिंग फॉर अनदर or deliver something to return, not intending it as a gift, and the other enjoys the benefit, that other must pay or restore the benefit. बोलो, आ रहा है समझ में? ठीक है। Conditions: the act or things delivered was lawful, it was not intended gratuitously, or the other person enjoyed the benefit. समझ में आ रहा है? हमने कोई लॉफुल चीज दी और वो हमने भला करने के उद्देश्य से नहीं दी, और सामने वाले ने उसका बेनिफिट भी उठाया। क्लियर है कि क्या होगा? ठीक है बेटा। फिर से तो देखो, अनलॉफुल चीजों का तो कॉन्ट्रैक्ट वैसे भी नहीं बनता ना। मैंने किसी को कोई स्मगल्ड चीज दी, क्या कानून मुझे इस बात का अधिकार देगा कि मैं उसकी वैल्यू उससे वापस ले पाऊं? है ना, क्योंकि वो इलीगल है बेटा। क्लियर है? इफ ए लीव्स गुड्स एट बीज हाउस बाय मिस्टेक एंड बी यूजेस देम, बी मस्ट पे। ठीक है बेटा। फिर क्या है? फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। इसका मतलब, मान लो क्या हो रहा है, किसी को किसी के गुड्स मिल जा रहे हैं, तो a person who find goods belonging to another and takes custody, वहीं छोड़ के चले जाओ कोई दिक्कत नहीं, बट इफ यू आर टेकिंग देम इनटू कस्टडी, तो क्या होगा? आपकी वही रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि एक बेली की होती है। अब बेली जो होता है ना बेटा, वो होता है जिसके पास गुड्स होते हैं लेकिन ओनर कोई और होता है, उसको क्या कहते हैं बेटा? बेली। ठीक है। तो बी, मतलब जिसको भी मिले हैं गुड्स, उसको क्या करना पड़ेगा बेटा? उसको ध्यान रखना पड़ेगा गुड्स का, उसको यूज नहीं कर लेना है, काट छाट नहीं लेना है गुड्स को। आ रहा है समझ? एंड मस्ट रीस्टोर देम इफ द ओनर इज फाउंड। मतलब जब ओनर मिल जाएगा तो उसको वापस करना है। बोलो। अप्रोप्रिएट मतलब अपने यूज के हिसाब से ही निकाल लेना, मतलब उसको इस तरीके से मतलब जैसे मान लो कि कोई नारियल है तो उसने फोड़ लिया, मतलब तो वो उसने क्या कर लिया, यूज कर लिया। ठीक है, तो अप्रोप्रिएट का यहाँ पर ये मतलब है एक तरीके से।
है क्लियर बेटा? तो हॉलिन्स वर्सेस हॉलर वाले केस में, ठीक है, एच फाउंड अ डायमंड, ये बहुत ध्यान से समझना, ये एग्जाम में भी आ चुका है बेटा। एफ की शॉप में एच को डायमंड मिला, पर मिला किसको? एच को। एच ने एफ को दे दिया सेफ कीपिंग के लिए, पर वो मिला नहीं ओरिजिनल ओनर। तो अब एच जो है वो वापस मांगने लगा, एफ मना करने लगा। अब आपको बताना है कि वो वापस ले सकता है या नहीं। एच, केस ही डिफरेंट हो गया ये। बोले बोले बोले। वही बात है कि ओनर नहीं मिलेगा तो कौन रख सकता है? फाइंडर। तो एच को वापस करना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? कोर्ट ने क्या बोला कि एच रख सकता है। एग्जाम का क्वेश्चन है बेटा, आ रहा है ये समझ में? चलो, है ना? क्या? नहीं नहीं नहीं, देखो, क्वेश्चन आपको बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन देगा, तो बाकी जब आप अज्यूम करोगे तो वो उसी हिसाब से करोगे जैसा कि मॉड्यूल में दिया हुआ है। अरे समझ में? जब हम दोनों अजम्पशंस ले सकते हैं कि उसने ढूंढा होगा या नहीं ढूंढा होगा, तो वी विल थिंक कि ढूंढा होगा, क्योंकि इसमें डिसीजन इसी तरीके से दिया हुआ है। क्लियर है बेटा? तो एन असिस्टेंट इन डी शॉप फाउंड अ ब्रूच, कंज्यूमर ने ब्रूच छोड़ दिया था, है ना? तो अब इसका पूरा केस एक्चुअली में क्या था ना, कि जो बंदा था उसने ब्रूच छोड़ दिया, तो उसका एक असिस्टेंट था, उसने ड्रॉर में रख दिया। फिर ये एक बात फ्राइडे की थी, फिर मंडे को जब ड्रॉर खोला तो उसमें नहीं था। तो रीजनेबल केयर रखने की बात हुई थी, तो दुकान वाला लायबल होगा। द शॉप इज लायबल। केस पूरा ध्यान रखना जो मैंने बताया।
बोलो। हो गया। अच्छा, लास्ट है कि अगर मान लो आपको बाय मिस्टेक या जबरदस्ती में किसी को पैसे दिए, जबरदस्ती में किसी के पास पैसे आए, पोर्शन वाले में या मिस्टेक वाले में, तो वो पैसे बेटा वापस हो जाएंगे। मतलब अगर आपको मिल गए हैं तो क्या होगा, आप कॉजी कॉन्ट्रैक्ट में है कि वो पैसे आपको क्या होंगे बेटा, वापस मिलेंगे। बोलो। गुड मॉर्निंग। उसमें ऑफिस में चालू, इसको करना रही, राइट। डिस्टर्बेंस तो नहीं होगा देखो, मैं कॉल करने ही वाला था तेरे को, अब भी मैं सवेरे सोच रहा हूँ। चल, मनी पेड अंडर कोर्शन क्या होगा, कोई भी गुड्स या मनी का बाय मिस्टेक या कोर्शन में अगर मिले हैं किसी को, तो ऑब्वियसली बात है, कोर्शन है या तो मिस्टेक है, तो मतलब गलती से ही मिले हैं ना। तो जिसको मिले हैं वो कॉजी कॉन्ट्रैक्ट में आ गया कि उसे क्या करना पड़ेगा बेटा, वापस, है ना। अच्छा, मिस्टेक हर तरीके से इंक्लूड की जाती है, फैक्चुअल है, लीगल मिस्टेक है, किसी भी तरीके की मिस्टेक है। क्लियर है। आपको गुड्स मिले हैं जबकि आपका अधिकार नहीं है, आपको वापस करना पड़ेगा। अच्छा, कोर्जन यहाँ पर सिर्फ सेक्शन 15 की डेफिनेशन के हिसाब से नहीं है, इसमें ऑपरेशन, एक्सटॉर्शन, किसी को जबरदस्ती अगर गुड्स दिए, मारा पीट के, वो सब इंक्लूड हो जाएगा। बोलो बोलो। कौन से दो वर्ड। ऑपरेशन मतलब कि किसी को सरप्राइज करना, कहते तुम नहीं बोलोगे, तुम नहीं बोलोगे, आ रहा है समझ में? ठीक है। और एक्सटॉर्शन मतलब एकदम धमकी वाला आता है ना, फिरौती फिरौती टाइप का, वैसा। ठीक है। तो जैसे धोखे से हमने म्यूनिसिपल टैक्सेस पे कर दिए, ज्यादा पे कर दिए, मतलब हमने गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्स पे कर दिया, तो इट इज रिकवरेबल। क्लियर है। ठीक है ना। ओवर पेमेंट अंडर मिसअंडरस्टैंडिंग कैन भी देख लिया। मिसअंडरस्टैंडिंग के चक्कर में क्या हुआ, ओवर पेमेंट हो गई, तो क्या होगा। ठीक है। इफ टी वॉज फोर्स टू पे पेनल्टी, अब यहां पर एक ट्राम में जा रहा था, अब बिना टिकट जा रहा था, लेकिन उससे जो पेनल्टी वसूली गई वो जबरदस्ती वसूली गई, अरे समझ, तो ही कैन क्लेम इट बैक बिकॉज इट वॉज एक्सटोर्शनेटेड एंड नॉट लीगली। फिर से क्या, एक्चुअली में ये ना डिसाइडेड केस है और इसके पूरे फैक्ट्स नहीं दिए हुए, तो ये बात बिल्कुल सही है और लीगली वैलिड, जो तुम बोल रहे हो वो लॉजिकली भी वैलिड है, लेकिन ये केस डिफरेंट था। अरे समझ, मॉड्यूल में जो केसेस दिए हैं ना, उनसे अपन लॉजिकली नहीं लड़ पा रहे, समझ में आ रहा है। ये जो गलतियां हैं जो तुम बोल रहे हो ना, वो तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, और मैं फिर भी तुमको ये बोलूंगा कि नहीं इसके हिसाब से चलो, वो इसलिए क्योंकि मॉड्यूल बनाने वालों ने ही थोड़ी सी मिस्टेक्स कर दी हैं। आ रहा है समझ में। अगर तुमको कोई अलग से केस आता है ना, तो मैं तुमको बोलूंगा तुम अपने हिसाब से जवाब दे दो, पर अगर मॉड्यूल वाला एज इट इज आता है तो हमको डिसीजन वही रखना पड़ेगा जो मॉड्यूल का है। समझ गए।
ठीक है, ये रीड करो, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट और क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस। कोई डाउट है तो बताओ। हो गया बेटा? चलो, अब देखो, अगर मान लो ये क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द टर्म क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट एंड स्टेट देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये कर लोगे क्या? सोचो एक बार, हाउ वुड यू आंसर दिस क्वेश्चन, है ना? तो देखो, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन, कि अंडर सर्टेन स्पेशल सर्कमस्टांसेस ऑब्लिगेशन जो कॉन्ट्रैक्ट में क्रिएट होती है, उसी तरीके की ऑब्लिगेशन एक दूसरी सिचुएशन में क्रिएट होती है। और ये जो ऑब्लिगेशंस हैं, ये क्या है? इम्पोज बाय लॉ है। और इन्हीं को क्या कहा जाता है बेटा? क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स। सच अ कॉन्ट्रैक्ट रिजेंबल्स विद अ कॉन्ट्रैक्ट सो फार कि भाई, सो फार एज रिजल्ट और इफेक्ट इज कंसर्न, बट इट हैज नो affinity with the contract in respect of mode of creation. मतलब मतलब it does not resemble the creation, it resembles the obligation. मतलब तुम समझो कि the obligation of quasi contract resembles with that of a contract, normal contract, but the creation is altogether different. ठीक है ना? quasi contract is created like a duty imposed by law. Rather, a normal contract is created through consent, mutual consent. आ रहा है समझ में? These contracts are based on the principle that a person shall not be allowed to enrich himself unjustly at the expense of the other. समझ पा रहे हो आप? लिख पाओगे इसको क्या? तो बेसिक फीचर्स ऑफ अ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, है ना? इट डज नॉट अराइज फ्रॉम एनी अग्रीमेंट ऑफ द पार्टीज कंसर्न, बट इट इज इम्पोज्ड बाय लॉ। यानी यहां पर मेन बात क्या है? इम्पोज्ड बाय लॉ। ठीक है ना? दूसरा, ड्यूटी है, प्रॉमिस नहीं। हाँ बेटा। ठीक है, फिर यहां पर जो अधिकार मिल रहा है वो बेसिकली मनी का अधिकार है। हालांकि जरूर नहीं कि वो प्रॉपरली कैलकुलेटेड हो कि एग्जैक्टली उतना ही होगा। ठीक है ना? फिर क्या है? सच अ राइट इज अवेलेबल अगेंस्ट स्पेसिफिक पर्सन एंड नॉट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। बेटा देखो, एक होता है जस इन परसोनम, और एक होता है जस इन रेम। ये नोट कर लेना। जस इन रेम का मतलब राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, और जस इन परसोनम मतलब कि राइट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन।
हम्म। ड्यूटी एंड नॉट प्रॉमिस, ये जस्ट इन रेम, राइट अगेंस्ट द होल। जैसे मैं गुड्स खरीदता हूँ ना, उनको मैं प्रोटेक्ट कर सकता हूँ अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। पर अगर कोई ले गया, तो मैं सिर्फ किसके खिलाफ केस कर सकता हूँ? उस व्यक्ति के खिलाफ जो ले गया। ठीक है। ठीक है। सूट फॉर ब्रीच में बी फाइल्ड इन द सेम वे एज इन केस ऑफ कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट। केस ऐसे ही फाइल किया जा सकता है जैसे कि किसी ने नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट करके तोड़ दिया। ठीक है। ये वाला केस देखो। ठीक है। क्या है आंसर इसका बताओ। ठीक है, इसका आंसर कैसे करोगे? हम्म। कौन सा नेसेसरी वाला? सेक्शन नंबर इंक्लूड कर देना, है ना? और वो वाला। और अब देखो, ये क्वेश्चन तुम्हारा कहाँ पर है? कॉजी कॉन्ट्रैक्ट वाले में। तो लीगल प्रोविजन में तुम्हें और क्या इंक्लूड करना पड़ेगा? आ रहा है इसमें? ठीक है। फिर फैक्ट्स इंक्लूड कर दिए, केस का एनालिसिस, और फिर कंक्लूजन। बोलो, है क्लियर? ये पढ़ो। आंसर मत देखना जब तक कि तुम खुद से सोच ना लो, उसके पहले आंसर मत देखना, ठीक है? बिल्कुल भी। नहीं तो हम फ्रेम में बंध जाते हैं कि हमने अगर देख लिया ना, तो अब हमको पता है कि यही इसी तरीके से आंसर करना है। नहीं देखा ना आंसर, तो हम सोचते हैं और उसके बाद फिर उससे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है।
ठीक है, बताओ क्या होगा। चलो, इसमें सबसे मेन है कि जो तुम प्रोविजन लिख रहे हो ना, कि पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन पेमेंट मनी और वो पे कर रहा है, तो सामने वाला जो है वो कॉजी कॉन्ट्रैक्ट में इंटर होता है। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? फैक्ट्स एनालिसिस में रिलेट कर दिया, कंक्लूजन में डिसीजन दे दिया। ठीक है। इन कॉजी कॉन्ट्रैक्ट द प्रॉमिस टू पे इज ऑलवेज एन इम्प्लीकेशन ऑफ लॉ एंड नॉट ऑफ फैक्ट्स। क्यों? करेक्ट। ठीक है ना? कोई ऑफर एक्सेप्टेंस सच तो होता नहीं है, ठीक है ना? कॉन्ट्रैक्ट में indemnity इज नॉट अ कंटिन्यूइंग कॉन्ट्रैक्ट। हम्म। फॉल्स, ये होता है। ठीक है। ठीक है। कंटिजेंट तो वही होते हैं जो अनसर्टेन होते हैं। इंश्योरेंस इंडेमनिटी में क्या होता है, तुम्हारा कुछ नुकसान हो गया तो हम भर देंगे, तो वो गया कि अगर कुछ नुकसान हुआ तो। ठीक है। वेजरिंग और कंटिजेंट के बीच में डिफरेंस सोच लो एक बार मेंटली। देख लो एक बार। हाँ, पढ़ा क्या? मेरे हिसाब से तो इस फॉर्मेट में लिखना आएगा, तो बस बेसिस और इंक्लूड कर लेना। ठीक है ना? ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स निपटा लो। ठीक है। अभी फिर अपन लोग इसका अगला चैप्टर करना है या मैथ्स करना है, बताओ। या क्वेश्चंस करनी है वाली। अभी क्लास की बात कर रहा हूँ मैं।
सेट्स 5 मिनट में 10-15 मिनट में है।